आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पर। आज की हमारी क्लास भाग 5 में एक टॉपिक आता है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर मीडियम वीडियो रखूंगा। और कल की क्लास के लिए जो बच्चे कुछ नाराज हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि कल की क्लास को लाइट की समस्या और बहुत ज्यादा स्पीड में बनाने की कोशिश में कुछ बोरिंग से थोड़ा सा हो गया है। और मेरे बहुत सारे प्यारे भाइयों का कमेंट भी क्लास पे आया था कि सर डिजिटल बोर्ड होने के बाद अगर ब्लैक एंड व्हाइट पे भी पढ़ाना है तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दीजिए। तो यार मैं आपके कमेंट की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं और मैं आप देखिए डिजिटल बोर्ड होने के बाद फील भी कराऊंगा कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप सभी को मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मजा नहीं आ रहा। मेरे भाई, जब तक संविधान समझ में पीछे से नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। अगर आप पीछे से चीजों को समझते नहीं आएंगे, और मेरी एक गंदी आदत है कि मैं इंटरेस्ट पैदा करने के लिए नहीं पढ़ाता कि तुमको इंजॉइंग करके दे दूं, क्योंकि इंटरेस्ट से आप इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम के क्वेश्चन बेसिक तो फंसेंगे लेकिन मेन एग्जाम में नहीं फंसते। हजारों ऑनलाइन कोचिंग थी, यूपीएसआई के बाद सब ध्वस्त क्यों हो गई? सबसे ज्यादा जीएस हमारी क्लास से क्यों फंसा था? क्योंकि हम हमेशा एक व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं और एग्जाम के पेपर्स को पढ़ के ही कोशिश करते हैं कि चीजों को लाया जाए। चलिए बात नहीं, सीधे मुद्दे पे आते हैं आज के हम। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या टॉपिक है? राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां जो है सर दो प्रकार से हमारे पास है। पहली है सामान्य शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों में जो पहला पॉइंट है वो है सर सामान्य शक्तियां। और राष्ट्रपति को जो दूसरी शक्तियां दी गई हैं वो दी गई है आपातकालीन शक्तियां। दूसरी कौन सी शक्ति दी गई है? आपातकालीन शक्तियां। सामान्य सर आपातकाल जो है एक अलग सा टॉपिक है, 3 आपात है, हम इसकी बात अभी आगे करेंगे ही करेंगे। एक भाग विशेष है आपात का, तो हम यहाँ पे आपात को छोड़ के एक भाग विशेष सिर्फ आपात है, आपात उपबंध हम वहां पढ़ लिया करेंगे। हम आते हैं अपनी सामान्य शक्तियों पे। राष्ट्रपति के सामान्य शक्तियों को 4 वर्गों में देखिए बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया सर? 4 वर्गों में बांटा गया है। जो इसका पहला वर्ग है वो है कार्यपालिका की शक्तियां। जो इसका दूसरा वर्ग है भाई वो क्या लिखा गया है? विधायिकी शक्तियां। दूसरा वर्ग क्या है? विधायिकी शक्तियां। तीसरा वर्ग इसका है वित्तीय शक्तियां। तीसरा वर्ग क्या है? वित्तीय शक्तियां। और चौथा वर्ग है सैन्य शक्तियां। चौथा वर्ग हमारा है सैन्य शक्तियां। अब हम आते हैं अपने विषय पे। ठीक, सबसे पहली हमारी कौन सी शक्ति होगी? सबसे पहली है कार्यपालिका की शक्तियां। सबसे पहले हमने किसको प्रेजेंट किया है? कार्यपालिका की शक्तियों को। ठीक, हम इस पे सबसे पहले पढ़ेंगे कार्यपालिका का प्रशासन। कार्यपालिका, अब आप यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़े होंगे, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 आप पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां प्रदान, राष्ट्रपति को संघ कार्यपालिका की सभी शक्तियां प्रदान करता है। ठीक, कौन आर्टिकल देता है? आर्टिकल 53। उसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि कार्य, यहाँ पे हम डाल सकते हैं आर्टिकल 53। कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के सॉरी यार, कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। पहला पॉइंट। ठीक, भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति भारत के निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत में निम्न पदाधिकारियों की क्या करता है सर? नियुक्ति करता है। और ये जो क्वेश्चन है नियुक्ति करने वाला, मैं आपको बताऊं, ये अक्सर पूछ लेता है। आपको 4 विकल्प देगा और चारों विकल्प में आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति किसका चयन, किसकी नियुक्ति करता है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। या तो 4 विकल्प देगा, 3 की नियुक्ति करेगा और लिखेगा निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। ये 2 क्वेश्चन अक्सर बेसिक एग्जामों में आ जाते हैं। तो सर इसमें जो है 13 लाइन्स आपको लिखनी है, 13 पद आपको लिखने हैं। जैसे जो पहला पद हमारा होगा आप उसमें लिखिए, तो जो पहला पद होगा वो उसमें लिखिए
संघ का मंत्री परिषद। जो संघ का सब मंत्री परिषद होगा इसमें कौन कौन होंगे? मंत्री होंगे, इसमें सब मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री होगा। इसमें मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति सब करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। दूसरा पॉइंट पे, दूसरे नंबर पे हमारे पास होगा राज्यों के राज्यपाल। जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के राज्यपाल। तो राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। दूसरा कौन सा पद होगा? जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक लाइन आपसे भी एक शब्द आएगा, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत ये शब्द क्या है? जैसे मैं कह दूं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कितने पद हैं जो रह सकते हैं। प्रसाद का सर अर्थ होता है कृपा। भारत की राजनीति में, भारत के संवैधानिक सिस्टम में 3 ऐसे पद हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे हैं। जैसे पहला पद भारत में राज्यों का राज्यपाल। सर वैसे तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद है। अगर राष्ट्रपति जब तक चाहे वो राज्यपाल को रख सकता है, ये प्रसाद पर्यंत पद है। दूसरा पद कौन सा है? संघ के मंत्री। ये भी राष्ट्रपति के ऊपर अगर चाहे तो बीच से हटा भी सकता है। और तीसरा पद होता है भारत का महान्यायवादी। ये 3 के तीनों पद क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा हमारा पद होगा वो होगा उच्चतम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। तो तीसरा और जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट हमारा होगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। अगला जो हमारा चौथा होगा सर, वो कौन होगा? हमारे चौथे पे आ जाएगा भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी कौन आ जाएगा सर? आ जाएगा भारत का महान्यायवादी। चौथे पे आ जाएगा हमारा भारत का महान्यायवादी। पांचवें पे आ जाएगा भारत का, पांचवें पे आ जाएगा नियंत्रक, नियंत्रक महालेखा, महालेखा परीक्षक। कौन आ जाएगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। पांचवें पे आ जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और छठवें की नियुक्ति करेगा किसकी? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा सर? इनके नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। अब 7वें नंबर पे हमारा सर कौन होगा? 7वें नंबर पे जो हमारा सर पद होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 7वें नंबर पे सर हमारा कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यहां पे अध्यक्ष और सदस्य।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष और उनके आयुक्त या सदस्य जो भी होंगे, वहां पे क्या होते हैं, आयुक्त होते हैं, मुख्य आयुक्त और अन्य कुछ अन्य आयुक्त। अगला होगा सर हमारा 8वां, मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए जल्दी से, ठीक। आठवां कौन होगा, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। चलिए हम आते हैं 9 पे। 9वां पद सर हमारा कौन होगा, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। 9वें पे सर हमारा होगा अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। अध्यक्ष एवं सदस्य। अब इसके बाद हमारा आएगा सर 10वां, ठीक। 9वां कौन हो गया, एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। 10वां सर हमारा होगा केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं उपराज्यपाल। अगला सर कौन होगा, 11वें नंबर पे हमारा आएगा दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति सर कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, ठीक। 11वां दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। अगला सर है 12वां हमारा वित्त आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, जल्दी से। और अंतिम है हमारा राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। अब इसके बाद मेरे भाई आप एक लाइन नीचे और लिखिए। ये 13 पद आपके क्लियर हो गए। 13 पदों के बाद आप एक लाइन लिखेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी।
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी, जिनमें सबसे नंबर 1 पे तुम लिखोगे संघ के मंत्री, संघ के मंत्री। नंबर 2 पे लिखोगे राज्यों के राज्यपाल। क्या लिखोगे? राज्यों के राज्यपाल। और तीसरा लिखोगे भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। ये तीनों कैसे पद हैं? प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी हैं, जिनको जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पे रह सकते हैं। ठीक, यहां पे पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियों में कुछ अनुच्छेद हैं। जैसे आर्टिकल 53 हमने सबसे पहले कवर किया। इसके बाद हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74। ठीक, आर्टिकल 53 को हमने सबसे पहले वहां पे कवर कर लिया था। क्या कवर कर लिया था? कि राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां, राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां प्रदान की जाती हैं। वह चाहे तो स्वयं शासन करे या अपने किसी प्रशासक को नियुक्त करके शासन कर सकता है। ठीक, कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अब अगला आर्टिकल है हमारा कार्यपालिका की शक्तियों में अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। हमारा अनुच्छेद है अगला 75(1). कौन सा अनुच्छेद है? 75(1). ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में शामिल होता है। इसमें क्या हमारा पॉइंट है कि आर्टिकल 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। पहले पॉइंट को अपडेट करेंगे। 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
क्या करेगा? आर्टिकल 75 का 1 कहता है कि 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके कहने पे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 78 78। अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 78 क्या कहता है मेरे भाई? अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सभी निर्णयों की सूचना दे। तो आप क्या लिखेंगे? के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को दे। क्या करे? वह मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना को, प्रशासन संबंधी सभी सूचनाओं को किसको ले जाके देगा सर? वह ले जाके राष्ट्रपति को देगा। और कार्यपालिका की शक्ति में एक शक्ति जो आर्टिकल पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक शक्ति है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आयोग का गठन कर सकता है। किसका गठन कर सकता है? आयोग का गठन कर सकता है। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में हम 5 आर्टिकल का जिक्र करेंगे। कितने आर्टिकल का? 5 आर्टिकल का, जिसमें पहला होगा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 के अनुसार आप लिखेंगे मेरे भाई, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के अनुसार भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर
बनी होती है। 79 सर क्या कहता है? सर 79 कहता है कि भारत की संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति ही संसद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति ही संसद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति ही संसद का अध्यक्ष होता है। अगली आर्टिकल हमारी कौन सी है? अगली आर्टिकल है हमारी मेरे भाई 85, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 क्या कहता है सर? अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के दोनों सदनों का सत्र हेतु आहूत करना। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्रावसान के लिए, बैठक के लिए आहूत करता है। कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा को बैठक के लिए कौन बुला रहा? राष्ट्रपति बुलाएगा। अगला आर्टिकल हमारा कौन सा होगा? अगला आर्टिकल होगा 108। ठीक, अगला आर्टिकल हमारा होगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? अनुच्छेद 108 कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या कर सकता है सर? संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? ठीक, संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब कोई बिल पास ना हो रहा हो, उस दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किस दशा में? जब कोई बिल विधेयक हो सकता है, बिल पास ना हो रहा हो। पहला पॉइंट क्लियर। कब बुलाई जाए? कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल से बुलाएगा? आर्टिकल 108 के तहत बुलाएगा। कब बुलाएगा? जब कोई बिल ना पास हो रहा हो। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होगा? संयुक्त बैठक का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक का अध्यक्ष होगा। अगला आर्टिकल होगा हमारा आर्टिकल 87, अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87। प्रत्येक आम चुनाव के बाद, अनुच्छेद 87 कहता है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत, जो पहली सत्र की शुरुआत होती है, वह राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। क्या कह रहा है कि पहली सरकार का जो शुरुआत होगा, कोई भी लोकसभा में सरकार गठित होगी, उस सरकार का जो पहला सत्र होगा उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है।
नई सरकार की शुरुआत, नई सरकार के सत्र की शुरुआत, नई सरकार के सत्र की शुरुआत, सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। नई सरकार के सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे हो सकता है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र बैठेगा उस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से होती है। अगला और अंतिम आर्टिकल विधायकी शक्तियों में हम आप लिखेंगे अनुच्छेद 80 और जो क्वेश्चन पूछता है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 क्या कहता है? अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा में, राज्यसभा में कला, राज्यसभा में कला, साहित्य व समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्तियों का, समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्तियों का राज्य सभा में मनोनयन, कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का। कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों में तुम पहला पॉइंट याद ऐड कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। तो यहां पे तुम पहला पॉइंट जो लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। क्या लिख सकते हो? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। दूसरा तुम पॉइंट इसमें लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो अनुच्छेद 72 के अनुसार, अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। किसकी शक्ति सर? क्षमादान की शक्ति। यही क्षमादान की शक्ति राज्य में राज्यपाल को होती है, लेकिन वह मृत्यु दंड के मामले में हस्तक्षेप, उसमें अपवाद है। राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। अगर हम आर्टिकल 72 की शक्तियों की बात करें, अगर कोई व्यक्ति दंडित है और वो 3 प्रकार के न्यायालय से दंडित है। पहला, वह सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, इसको भी राष्ट्रपति क्षमादान करेगा। दूसरा, वह व्यक्ति किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करता है जो कि कार्यपालिका के शक्ति के खिलाफ हो, इस मामले में भी राष्ट्रपति उसको क्षमादान कर सकता है। तथा तीसरा मामला है, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है तो उस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। दंड के मामले में 3 शब्द आते हैं। पहला शब्द आता है लघुकरण।
आर्टिकल 72 में मेरे भाई पहला शब्द आता है लघुकरण। लघुकरण, लघुकरण का अर्थ आपको सीधा सा समझ में आ रहा होगा, किसी कठोर प्रकृति के दंड की प्रकृति को बदल देना। प्रकृति को बदलना, किसकी प्रकृति को? दंड की प्रकृति को लघु कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। तो पहला शब्द सर क्या आता है इसमें? लघुकरण। समझ में आई बात? दूसरा शब्द आता है मेरे भाई परिहार। परिहार, लघुकरण, उसकी प्रकृति बदल देना। परिहार, दंड के आदेश की प्रकृति को बिना बदले। परिहार शब्द आता है इसमें सर। परिहार का क्या मतलब? क्वेश्चन भी इससे आते हैं आर जैसे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में। परिहार का अर्थ तो आपको क्या बताना है कि दंड के आदेश की प्रकृति को बिना बदले, बिना प्रकृति बदले दंड को कम करना। बिना दंड की प्रकृति को बदले, किसको बदले? बिना दंड की प्रकृति को बदले, मात्र दंड को कम कर देना। कम कर देना, बिना दंड की प्रकृति को बदले दंड को कम कर देना। अगला एक शब्द और इसमें आएगा, जो तीसरा शब्द है आर्टिकल 72 में, जो आपको कहीं कोई नहीं पढ़ाता, विराम। क्या शब्द आएगा मेरे भाई? विराम। लघुकरण समझ में आ गई है, प्रकृति को हल्का कर देना। परिहार, दंड की प्रकृति को बिना बदले दंड को कम कर देना। तीसरा शब्द क्या है सर? विराम। विराम में दंड पाए हुए व्यक्ति की अवस्था के कारण, अगर उसकी अवस्था अच्छी नहीं है तो कठोर दंड को कम कर दिया जाता है। कठोर दंड को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। जैसे प्रकृति को नहीं बदलना, इसमें क्या किया? दंड पाए हुए व्यक्ति की अवस्था के कारण उसके दंड को कम किया जाता है। अवस्था के कारण, अवस्था के कारण दंड को कम किया जाता है। क्या किया जाता है? अवस्था के कारण दंड को कम किया दिया जाता है। जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड को कारावास में बदल देना, या गर्भवती स्त्री के आजीवन कारावास को और कम कर देना। ये शब्द हमारा आता है विराम। और एक आखिरी शब्द इसमें तुम्हारे लिए आएगा, ये तीनों शब्द देख लो, जो आर्टिकल 72 में किसको मिलता है? राष्ट्रपति को मिलेगा। और एक चौथा शब्द मेरे भाई आएगा तुम्हारे लिए, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रविलंबन। प्रविलंबन, चौथा शब्द है प्रविलंबन। क्या हो जाएगा? प्रविलंबन। इसका क्या अर्थ है? ठीक, प्रविलंबन का मेरे भाई अर्थ है कि मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। ठीक, तो मेरे भाई ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, आर्टिकल 72। बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इन शब्दों को आज तक कोई डिफाइन आपके लिए नहीं किया होगा, मेरी गारंटी है। इन शब्दों को कोई डिफाइन नहीं किया होगा। अब एक शक्ति राष्ट्रपति के पास और है, आपातकालीन शक्ति। एक हेडिंग में उसको भी खत्म करते हैं, तो आज इस वीडियो में शक्ति समाप्त हो जाएगा। आपातकालीन शक्तियां किसकी सर? पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की, तो और किसकी होंगी?
इसमें बहुत ज्यादा डीप में हमको आपसे बात नहीं करनी है। सिर्फ 3 प्रकार की 3 परिस्थितियों में आपात की शक्तियां प्राप्त हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला जल्दी से तुम बताओ, पहला आपात राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात ये एक भाग में है, हम वहां पे इसकी चर्चा डीपली करेंगे। दूसरा राष्ट्रपति शासन। इस पे एक रील हमारे अनूप सर ने बना के डाला था कि किस राज्य में कितने दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तीसरा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। अब तीनों के अलग अलग आर्टिकल हैं। जैसे यहां पे हम आर्टिकल लिखेंगे 352, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तथा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। किसकी घोषणा की जाती है? वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। आइए अब हम देखते हैं, 1 या 2 पॉइंट लास्ट में बचेगा, वीटो और अन्य शक्तियां। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, वीटो पावर। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। क्या पॉइंट है हमारा? राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। वीटो सर एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। ठीक, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को पूर्णतया वीटो पावर नहीं दिया गया, स्पष्ट रूप से वीटो पावर नहीं दिया गया है। कुछ मामलों में वीटो पावर का प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रपति को भारत में 3 प्रकार से वीटो पावर का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें पहला वीटो है अत्यंतिक वीटो। पहला वीटो कौन सा है? पहला वीटो है सर अत्यंतिक वीटो। पहला वीटो है अत्यंतिक वीटो के तहत भारत का राष्ट्रपति, किस वीटो के तहत? अत्यंतिक वीटो के तहत भारत का राष्ट्रपति विधेयक या बिल के लिए अनुमति नहीं देता है। के तहत, अत्यंतिक वीटो के तहत भारत का राष्ट्रपति, किसका राष्ट्रपति? अत्यंतिक वीटो के तहत भारत का राष्ट्रपति बिल या विधेयक के लिए, बिल या विधेयक के लिए अनुमति नहीं देता है। और इसका सर एक उदाहरण है, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और वर्ष था 1954। तो इसका सर एक उदाहरण है, वर्ष 1954 और राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। और एक बिल था पंजाब स्टैंड करके एक बिल आया हुआ था, ठीक, जिसका क्या नाम था? पेप्स्यू, जिसे क्या कहा गया था? पेप्स्यू बिल। कौन सा बिल था सर? पेप्स्यू बिल। पेप्स्यू बिल। इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किस बिल के लिए किया था? पेप्स्यू बिल के लिए किया था,
या पंजाब ईस्ट पंजाब करके वहां के बंटवारे का एक बिल आया था वो 1954 में, जिसमें इसका प्रयोग किया गया था। दूसरा कौन सा है? दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो। दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। दूसरा वीटो सर कौन सा है? निलंबनकारी वीटो। इस वीटो के तहत भारत का राष्ट्रपति बिल या विधेयक को पुनरावलोकन के लिए लौटा देता है। वीटो के तहत भारत का राष्ट्रपति बिल एवं विधेयक को पुनरावलोकन के लिए लौटा देता है। क्या कर देता है? पुनरावलोकन के लिए लौटा देता है। कहां पे लौटाएगा? संसद में लौटाएगा। और अंतिम प्रकार का वीटो है मेरा जेबी वीटो। कौन सा वीटो है सर? अंतिम वीटो है जेबी वीटो। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इस वीटो के तहत जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो ना तो बिल पे हस्ताक्षर करने से मना करेगा और ना ही हस्ताक्षर करेगा। ठीक, इसके तहत राष्ट्रपति ना तो बिल पर हस्ताक्षर करेगा और ना ही करने के लिए मना करेगा। ठीक, ना तो बिल पे हस्ताक्षर करेगा और ना मना करेगा, ना पुनरावलोकन के लिए संसद में लौटाएगा भी नहीं। पुनरावलोकन के लिए संसद में लौटाएगा भी नहीं। ठीक, इस वीटो का प्रयोग, जेबी वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक विधेयक 1986 के लिए किया था। तो किसने प्रयोग किया है? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। किस मामले में प्रयोग किया है? भारतीय डाक विधेयक। किस मामले में सर प्रयोग किया है? भारतीय डाक विधेयक 1996। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन प्रधानमंत्री था? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अब एक लास्ट टॉपिक बचा कि राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां। ठीक, और एक जो सैन्य शक्तियों की बात आती है तो भारत में तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, ये जीडी का पॉपुलर क्वेश्चन है, जल सेना, थल सेना और वायु सेनाओं का अध्यक्ष
कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ये तीनों सेनाएं किसी भी कार्यवाही को करने से पहले बिना राष्ट्रपति के परमिशन के कार्यवाही नहीं करेंगी। लेकिन सेना में सिर्फ दो सेना है। एक सेना होती है अर्धसैनिक बल। ये अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। लेकिन तीनों जो आर्मी होती है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, ये राष्ट्रपति के अंडर काम करता है। अब इसके बाद अंतिम टॉपिक बचा एक, जो आपको लास्ट लिखना है। वो क्या लिखना है? अन्य शक्तियां। ठीक, चलिए। एक यार छोटी सी गलती हो गई है, ये हो जाएगा 86। हमने गलती से क्या कर दिया है? 1986। अब राष्ट्रपति की हम देखेंगे अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियों में से 2 से 3 आर्टिकल देखेंगे। जैसे पहली आर्टिकल देखेंगे 112, अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112, बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। ये क्या हो गया? आर्टिकल 112। दूसरा है आर्टिकल 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक, उसके बाद 1-2 पॉइंट आपके और हो जाएंगे। आर्टिकल 160, आर्टिकल 160, राज्यपालों के कृत्यों। आर्टिकल 160 राज्यपालों के कृत्यों के निर्वहन पर उपबंध लगा सकता है। ठीक, ये सारे पॉइंट हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां हमने एक स्पेशल वीडियो में कंप्लीट किया। कल संडे है, कल के बाद मंडे को आपको उपराष्ट्रपति की पूरी डिटेल आपको दे दी जाएगी। उपराष्ट्रपति पूरा का पूरा एक वीडियो में। एक छोटा सा पॉइंट हमसे छूटा हुआ है और ये आने वाला क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है कि क्या संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है? किसमें? संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। तो एक लाइन का नोट डाल के लिखो कि संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं होती। पॉइंट क्लियर? संविधान संशोधन विधेयक में या बिल में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं होती। ये प्रावधान कब किया गया? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होगी। ठीक, तो आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ, एकदम क्लियर। अब हम कल बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। धन्यवाद।